नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही सनसनीखेज जानकारियां मिल रही है। वहाँ सनसनीखेज घटनाएं हो रही है वहाँ के राजनीति में। वहाँ पर आज सुबह महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी प्रवक्ता श्री नवाब मलिक ने बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगा दिए हैं देवेंद्र फडणवीस, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता है महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा था कि वो देवेंद्र फडणवीस के अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन की जानकारी देने जा रहे हैं। उसी प्रकार उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उन्होंने कुछ इस प्रकार की जानकारी दी। उन्होंने कुछ 2 या 3 नाम लिए, जिसमें सबसे पहला नाम उन्होंने लिया मुन्ना यादव का, जिसके बारे में उन्होंने आरोप किया कि वो बहुत ही बड़े गुंडे हैं नागपुर के और उन्हें जो एक राज्य सरकार के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और यह निर्णय देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री होते हुए लिया था। दूसरा दोस्तों, उन्होंने आरोप लगाया एक व्यक्ति पर जिसका नाम रियाज भाटी बताया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि ये दाऊद का खास आदमी है, एक्सटॉर्शनिस्ट है, यानी वसूली करता था दाऊद के लिए, और इन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर 2 पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया था और देवेंद्र फडणवीस की मदद से इन्हें तुरंत जो है उस मामले से छूट गया या छोड़ दिया गया। दोस्तों, इसके बाद इन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नोटबंदी की थी, जो कि 8 नवंबर 2016 को, ठीक उसके 1 साल बाद यानी 7 नवंबर 2017 को एक व्यक्ति पकड़े गए, वो भी डीआरआई यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जो काम था उसमें ये पकड़े गए। रियाज भाटी थे और उनके पास नकली नोट बरामद हुए थे 14 करोड़ 56 लाख का, इस तरह का आरोप लगाया गया। उन्होंने ये भी कहा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो रकम थी ये पूरी नहीं दिखाकर 8,80,000 सिर्फ रिकॉर्ड पर दिखा दिए गए और 2 दिनों में उसको जमानत दे दी गई। यानी डीआरआई ने देवेंद्र फडणवीस यानी मुख्यमंत्री के प्रेशर या इन्फ्लुएंस के तौर पर यह सब किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि जो समीर वानखेड़े हैं जोनल डायरेक्टर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, वो पिछले 15 साल से मुंबई में ही उन्हें किस तरह की पोस्टिंग मिल रही है और ये जब जमानत मिली रियाज भाटी को, तो इससे साबित होता है कि उस समय भी देवेंद्र फडणवीस के संबंध थे समीर वानखेड़े से और वो आज तक वो संबंध चले आ रहे। तो उन्होंने ये भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा जानकारी दी कि इसी रियाज भाटी के भाई हैं जिनका नाम हैदर अराफात बताया जा रहा है, उन्हें मौलाना आजाद माइनॉरिटीज फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री होते हुए उसे इस कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा इल्जाम उन्होंने ये लगाया कि ये रियाज भाटी ये देवेंद्र फडणवीस के हर कार्यक्रम में उपस्थित होते थे और यहीं तक नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी का मुंबई दौरा था, उस दौरे में यानी प्रधानमंत्री तक पहुंचने दिया गया रियाज भाटी को, और रियाज भाटी के प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो फोटोग्राफ निकले हैं वो काफी सारे रियाज भाटी ने उपयोग किया है, उसे काफी चलाया है। यानी इसके अंदर क्या बात थी, ऐसे क्या संबंध थे, तो रियाज भाटी जैसे आदमी को प्रधानमंत्री मोदी तक एक्सेस दिया गया, वहां तक पहुंचने दिया गया। स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी और सेंट्रल की इंटेलिजेंस एजेंसी इसके बिना स्कैनिंग के या पूरे स्कैन किए सेवा तो प्रधानमंत्री तक ऐसे ही किसी भी इंसान को पहुंचाया नहीं जा सका, या जाने नहीं दिया जा सका। लेकिन इसके बावजूद ये रियाज भाटी जैसा आदमी वहां तक प्रधानमंत्री के नजदीक पहुंचा गया। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद ये जो नागपुर के कथाकथित मुन्ना यादव है, इन्होंने एक छोटी सी मुलाकात प्रेस को दी, जिसमें इन्होंने कहा ये 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और इस वजह से इन्हें जो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। कई सूत्रों से राज्य सरकार के ये जानकारी मिल रही है कि रियाज भाटी जो है वो फरार चल रहे हैं और उनका कोई अता पता नहीं लग रहा है। दूसरी जो जानकारी मिल रही है डीआरआई के सूत्रों से, वो ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये जो केस था जिसके बारे में नोटों का, जिसका पाकिस्तान से संबंध होने की पूरी संभावना है, ऐसा नवाब मलिक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। उस विषय में डीआरआई के सोर्सेज का ये कहना है कि एनआईए ने ये जो केस है इसे लेने से इनकार कर दिया। ये बहुत ही अजीब और गहरी साजिश का हिसाब लगता है, ऐसा लग रहा है। दोस्तों, इसके बाद कुछ इस प्रकार की जानकारी आई कि देवेंद्र फडणवीस ने उनके ऊपर लगे हुए आरोपों को जवाब देने के बजाय एडवोकेट आशीष शेलार, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के चीफ विप हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के देवेंद्र फडणवीस पर लगे सभी आरोपों का जवाब देंगे। दोस्तों, इसके बाद जब एडवोकेट आशीष शेलार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें उन्होंने ये कहा कि मुन्ना यादव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और वो उनके ऊपर ऐसा जानकारी हो रहा है कि कोई मामला दर्ज नहीं है, सिर्फ एक ही मामला दर्ज है और उस विषय में वो खुद अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के अपनी सफाई देंगे। दूसरा, एडवोकेट आशीष शेलार ने ये कहा कि जो ये रियाज भाटी हैं, इनके ऊपर भी कोई जो हैदर आजिम हैं, जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया था माइनॉरिटी कमीशन का, या फिर इन्हें चेयरमैन बनाया गया था मौलाना आजाद माइनॉरिटीज फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, इनके ऊपर कोई भी मामला दर्ज नहीं है। यहां तक कि अदखल पात्र गुना यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कहीं पर दर्ज नहीं है और इसकी पूरी जांच करवाने के बाद ही उन्हें अध्यक्ष का पद दिया गया। जहां तक सवाल रियाज भाटी का है, तो उन्होंने एडवोकेट आशीष शेलार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी रियाज भाटी के कई सारे फोटो दिखाए। किसी में उन्होंने एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के साथ में वो फोटो दिखाए
दिखाए, किसी में उन्होंने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के साथ ये फोटो दिखाए और नवाब मलिक के कथाकथित बेटे के साथ भी वो फोटो दिखाए। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो रही है सूत्रों से। उन्होंने ये भी कहा कि ये फोटोग्राफ वगैरह के आधार पर हम किसी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहते। दोस्तों, उन्होंने फिर से वही आरोप दोहराए जो कल देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर लगाए थे, यानी जो उनका कथाकथित व्यवहार जमीनों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर अंडरवर्ल्ड से, क्योंकि एक प्रॉपर्टी हो तो ठीक है, ऐसे 4-5 प्रॉपर्टीज अगर हैं तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दोस्तों, जो भी हो, ये मुन्ना यादव की जो भी नियुक्ति है या फिर जो हैदर आजम है इनकी नियुक्ति है, ये तो पब्लिक अथॉरिटी का पब्लिक रिकॉर्ड पर है। आप इंटरनेट पर जाकर के इनके सभी के साथ फोटो या जो भी नियुक्तियां हैं ये तो जानकारी ले पाएंगे। और जहां तक रियाज भाटी का सवाल है तो इनके भी फोटोग्राफ और इनकी भी पूरी जानकारी, इनके पूरे केसेस अगर कहीं किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए थे या फिर किसी भी अखबार में छपे थे या इनके ऊपर अगर कोई केस रजिस्टर हुआ था, जिस तरह से बताया जा रहा है कि डुप्लीकेट नोट्स का, फॉरेक्स करेंसी का, तो उसकी भी जानकारी आपको इंटरनेट पर जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, ये पूरा मामला जो शुरू हुआ था ये आर्यन खान के केस से शुरू हुआ था। उसके बाद उसमें समीर वानखेड़े के ऊपर उंगली दिखाई गई, फिर उनके परिवार के सदस्यों पर, यानी उनके पिता, उनकी कैलाशवासी माताजी, उनकी पत्नी, उनकी पहली पत्नी, उनकी बहन, बहुत सारा ये घूम घूम कर फिर विषय गया देवेंद्र फडणवीस, फिर उनकी पत्नी पर, उसके बाद में मोहित कंबोज यानी मोहित भारतीय पर, उसके बाद वो इल्जाम आया था सुनील पाटिल पर जो कि कथाकथित कार्यकर्ता हैं एनसीपी के यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। एक और महत्वपूर्ण बात जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने ये कही थी कि जो बेनामी संपत्तियों का विषय है वहां पर देवेंद्र फडणवीस के 200 करोड़ की कीमत की कम से कम बेनामी संपत्तियां है, यानी फ्लैट्स हैं मुंबई के अंदर, वर्ली जैसी जगह में, जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन, सेंटर ऑफ मुंबई कहा जाता है, यानी मुंबई के मध्य भाग में। अगर 200 करोड़ के प्रॉपर्टीज का आरोप वो लगा रहे हैं तो जरूर उनके पास भी कोई सबूत होंगे, और नहीं होंगे तो वो जरूर जुटा करके पब्लिक डोमेन में लाएंगे, इसकी हमें पूरी पूरी आशा और अपेक्षा है। दोस्तों, ये तो हकीकत बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं या बड़े बड़े नेता हैं, यानी काफी सारा अनुभव है भारतीय जनता पार्टी में काम करने का और प्रशासन और शासन को डील करने का, उन्हें दरकिनार करके ये सब नए नए लोगों को देवेंद्र फडणवीस ने उच्च स्तरों पर नियुक्तियां की थी, वो चाहे सरकार के मंडल या महामंडल हो या फिर पार्टी में उच्च स्तर के यानी प्रदेश या मुंबई या शहर स्तर के पदों पर उन्होंने काफी सारी इस प्रकार की नियुक्तियां की थी, जिससे कि जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं, जो ओरिजिनल नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी देवेंद्र फडणवीस से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने विनोद तावड़े हो, पंकजा मुंडे हो, प्रीतम मुंडे हो या और कई सारे ऐसे नेता, उन्हें दरकिनार करके सिर्फ गलत या फिर पैसे वाले लोगों को इनके सर पर नेता करके मर दिया गया है। महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में नियुक्तियां करवाई है या फिर मुख्यमंत्री होने के समय उन्होंने सभी मंडल और महामंडलों में इस प्रकार की नियुक्तियां करवाई। तो ये काफी सारे खुलासे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए। एडवोकेट आशीष शेलार ने अपना अच्छे तरीके से स्टैंड रखने की कोशिश की, डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर उसमें उनके डिफेंस में कोई जोर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये उम्मीद थी कि देवेंद्र फडणवीस खुद आएंगे, लेकिन वो खुद कैमरा के सामने नहीं आकर के उन्होंने एडवोकेट आशीष शेलार को आगे खड़ा किया, लेकिन उनका डिफेंस में दम नहीं लग रहा है। आगे आने वाले समय में आगे क्या होने जा रहा है और ये जो राजनीति है महाराष्ट्र की वो कौन सा मोड़ लेने जा रही है, इस पर हमने भी नजर बनाए रखी है। जैसे ही हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है हम आपके सामने ये पूरी जानकारी जरूर आपके सामने पेश करेंगे वीडियो बनाकर। आप सभी लोगों ने इस पूरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद तो करते ही हैं, लेकिन अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। उसके पहले इस चैनल को आप इस वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल आइकन का लिंक है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप हमारा वीडियो देख करके सही सही जानकारी प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।